स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डीएनए एडुकास्ट। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के बायोलॉजी के चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट को बहुत ही फास्ट तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वन शॉट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हमें जो है मूवमेंट और लोकोमोशन बचपन से बहुत सुना है, लेकिन इसके बीच में डिफरेंस नहीं पता है। ठीक है, तो जो मूवमेंट होता है जनरली हम अगर कभी भी पोस्चर को चेंज करते हैं तो उसे हम मूवमेंट बोल देते हैं, और अगर पोस्चर को चेंज करने के साथ साथ अगर पोजीशन को भी चेंज करते हैं तो लोकोमोशन कहते हैं। समझ में नहीं आया ना? तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि जब आप असेंबली ग्राउंड में खड़े होते हो, ठीक है, और अटेंशन स्टैंडर्ड्स करते हो, तो वहाँ पे जो है आप अपने पोस्चर को ही सिर्फ चेंज कर रहे हो। ओके, जनरली जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होता। तो जब अटेंशन स्टैंडर्ड्स आप कर रहे होते हो तो उससे आप मूवमेंट कर रहे होते हो। लेकिन जब जो कमांड देता है जो बच्चा, वो बोलता है कि स्कूल डिस्पर्स, और आप क्लास में जाना स्टार्ट करते हो परेड करते करते हुए, तो तब जो है आप पोजीशन को भी चेंज कर रहे होते हो। ठीक है, तो उससे हम बोलेंगे लोकोमोशन। और इसके साथ साथ और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सारे जो लोकोमोशन है वो मूवमेंट है, लेकिन सारे जो मूवमेंट है वो लोकोमोशन नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ वो लोग लोकोमोशन और मूवमेंट को कैसे परफॉर्म करते हैं। जो पैरामीशियम होता है वो सीलिया की मदद से परफॉर्म करता है लोकोमोशन और मूवमेंट को। हाइड्रा जो है टेंटिकल्स की मदद से लोकोमोशन मूवमेंट को भी परफॉर्म करता है और फूड को भी कैप्चर करता है। जो एमीबा होता है उसके पास जो है प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है, जिससे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। वो जो है उन्हें एमीबिक मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ वो जो है फूड को या प्रे को कैप्चर भी करते हैं और लोकोमोशन को भी परफॉर्म करते हैं। हमारे ह्यूमंस में टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या क्या होता है? एक होता है एमीबाइड मूवमेंट, जैसे कि एमीबा में होता है वैसा टाइप का ही मूवमेंट हमारे कुछ सेल्स में होता है, लाइक डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेज। ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो उसे हम सीलियरी मूवमेंट बोलते हैं, जहाँ जो है मूवमेंट सीलिया की मदद से होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब, ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स में जो सेल्स प्रेजेंट होता है वो जो है सीलियरी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन मस्कुलर मूवमेंट, जो कि हम आंखों से भी देख पाते हैं। यहाँ मसल्स की मदद से हम लोग मूवमेंट करते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं तो लिम्ब, टंग, जॉ का मूवमेंट, यानी कि फूड को जो हम च्यू कर रहे होते हैं उस मूवमेंट में मसल्स जो है उनकी वजह से ये पॉसिबल होता है। तो मस्कुलर मूवमेंट का एग्जांपल ये सब रहा। और ह्यूमन स्पर्म जो होता है, जिसे हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, वो जो है फ्लैजेलर मूवमेंट शो करता है। इन तीनों में से कोई मूवमेंट शो नहीं करता, उसके लिए हम स्पेशल मूवमेंट बोल दिए हैं, जिसे हम फ्लैजेलर मूवमेंट बोलते हैं। अब मसल्स के बारे में बात करें तो मसल्स का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मली होता है, यानी कि ये मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं क्योंकि अगर हम इन्हें स्टिमुलस दें तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का 40 to 50% जो बॉडी वेट होता है वो सिर्फ मसल्स की वजह से ही होता है। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन ऑफ मसल। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर हम हाथ से थोड़ा सा जो है जो मीट पार्ट है उसको हम काट दें, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वायलेंट वाला काम है, लेकिन अगर काट लें, ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक होल मसल दिखेगा। उसके अंदर जो है ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उससे हम बोलते हैं फेसिकल्स या मसल फेसिकल्स। इसके अंदर भी हमें जो है ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, उसे हम बोलते हैं मसल फाइबर। और मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होता है मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल। सबसे पहले हम कंसेप्ट को बिल्डअप करें, बाद में पता चलेगा कि ये क्यों प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं जो होल मसल है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं एपिमाइसियम। ओके, और जो मसल फेसिकल्स होते हैं इसके ऊपर जो एक कवरिंग होता है मेम्ब्रेन का, उसे हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। और जो मसल फाइबर होता है इसके ऊपर जो लेयर होता है इसे हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। ओके, और ये होल मसल्स और जो है मसल फेसिकल्स के बीच में जो लेयर है, जो चीज़ें प्रेजेंट है इधर डॉट 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 करके जिसे मैंने दिखाया है, उसे हम बोलते हैं फसिया। ओके, जो कि कोलेजन का बना होता है। क्यों होता है? ताकि ये जो है मसल फेसिकल्स को होल्ड कर सके। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं मसल फाइबर की स्ट्रक्चर की। जो मसल फाइबर जो है ये हमने पता है कि ये मसल फेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ कुछ जो है आप जो पतले पतले लाइंस देख रहे हो इसे हम बोलते हैं थिन मायोफिलामेंट, और जो आप थिक थिक लाइंस देख रहे हो मोटे मोटे उसे हम थिक मायोफिलामेंट बोलते हैं। ओके, इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये कैल्शियम स्टोर करता है, याद रखो, क्योंकि कंसेप्ट बाद में एक्सप्लेन होगा। ठीक है, उधर और इधर जो है साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे हम सार्कोलेमा बोलते हैं। सार्कोलेमा के ऊपर भी एक कवरिंग प्रेजेंट होता है जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया, जिसे हम एंडोमाइसियम बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर की बात करते हैं तो ये कुछ थिन और थिक मायोफिलामेंट जो है, एक यूनिट जो है मसल फाइबर का, उसे हम जो है सार्कोमियर बोलेंगे, एक सिंगल यूनिट। यहाँ पे एक आप देख पा रहे हो थिक मायोफिलामेंट, एक थिन मायोफिलामेंट। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिक मायोफिलामेंट हमें नजर आ रहा है उसे हम जो है एच बैंड बोले हैं या एच रीजन बोलेंगे। जहाँ पे थिक और थिन दोनों प्रेजेंट है उसे हम ए बैंड बोलेंगे। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिन प्रेजेंट है वहाँ उसे हम आई रीजन या आई बैंड बोलेंगे। ओके, अब जब मसल रिलैक्स था तब ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यानी कि जो आई है वो भी बड़ा है, जो ए है वो हमेशा सिमिलर रहेगा, जिसके बारे में आगे बात कर रहा हूँ। ओके, तो लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये जो आई रीजन है ये छोटा हो जाएगा।
ठीक है, जो H रीजन है वो भी छोटा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे ये बात क्या है, जो थिन मायोफिलामेंट है वो ही सिर्फ मूव करता है, जिसकी वजह से उसके रिलेटेड जो बैंड्स है या रीजन्स है वो छोटे हो जाते हैं। लेकिन ये थिक जो मायोफिलामेंट है ये मूव नहीं करता, ये स्टिल रहता है। उसकी वजह से इससे रिलेटेड जो रीजन है यानी कि जो ए बैंड है ये जो है हमेशा उसी लेंथ का होता है, ये छोटा भी नहीं होता, बड़ा भी नहीं होता। ठीक है, तो जहाँ पे आई रीजन प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। ठीक है, आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक बैंड। और एक बात, जहाँ पे आई या थिन मायोफिलामेंट से प्रेजेंट है उसे हम लाइटर रीजन या लाइट बैंड भी बोलेंगे। और जहाँ पे सिर्फ थिक प्रेजेंट है वो थोड़ा सा डार्कर अपीयर होता है, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसे हम डार्क बैंड बोलेंगे या अनआइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे, जिसे हम ए से प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब ये थिक और थिन मायोफिलामेंट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है मायोफिलामेंट का, जो सबसे पहले थिन मायोफिलामेंट की बात करते हैं तो उधर 3 चीज़ों से ये बना होता है, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। जो एक्टिन होता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो कि मोनोमर्स ऑफ जी एक्टिन से बना होता है, या जिसे हम ग्लोब्यूलर एक्टिन बोलते हैं। जब मैग्नीशियम आयंस इसके साथ जो है रिएक्ट करते हैं और पॉलीमराइज करके इसे जो है ऐसा शेप दे देते हैं, जिसे हम एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन भी बोलते हैं। इन एक्टिन्स के ऊपर जो है ये एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है। क्यों होता है इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन के बारे में आते हैं। तो ये एक्टिन्स के बारे में तो मैंने पहले ही बोल दिया। अब इसके ऊपर जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे मैंने पेंसिल से बनाया है, उसे हम ट्रोपोमाइसिन बोलते हैं। ओके, ये 2 फिलामेंटल स्ट्रक्चर जो है उसे ट्रोपोमाइसिन बोलते हैं। और कुछ इंटरवल के बाद ये जो रेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम ट्रोपोनिन बोलते हैं। ये जो है कुछ डिस्टेंस के बाद ही एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट होता है या थिन मायोफिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब ये ट्रोपोनिन जो है इसके 3 साइड्स होते हैं, एक कैल्शियम बाइंडिंग साइट जिसे हम टीपीसी बोलते हैं, और एक टीपीआई जो कि एक्टिव के साथ लगा होता है, उसके एक्टिव साइट को जो है ढका होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं थिक मायोफिलामेंट के बारे में। ये जो है माइसिन फिलामेंट इसे हम कहते हैं। और ये जो ईच माइसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट है ये जो है मोनोमर्स ऑफ मीरोमाइसिन से ये बना होता है। ठीक है, अब ये जो मीरोमाइसिन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक हैवी मीरोमाइसिन जिसे हम HMM बोलते हैं और एक लाइट मीरोमाइसिन। हैवी मीरोमाइसिन कंसिस्ट ओनली द हेड पार्ट एंड द शॉर्ट आर्म पार्ट। ओके, और जो लाइट मीरोमाइसिन है वो सिर्फ टेल पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, क्यों? इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है ये कम होता है, और ये हेड और शॉर्ट आर्म रीजन का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी वजह से हमने इसे बोला है। और ये जो हेड ऑफ मीरोमाइसिन है ये एटीपेज एक्टिविटी यानी कि एटीपी को ब्रेक करने की या हाइड्रोलाइज ऑफ एटीपी ये कर सकते हैं, उसके लिए हमने बोला है एटीपेज एक्टिविटी शो कर सकता है। ओके, अब ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इधर एक फेमस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक जो है स्ट्रक्चर लिया है, या एक मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, जहाँ जो है ये मोटो न्यूरॉन है, यानी कि जो कि सीएनएस से इम्पल्स ला रहा है या मैसेज ला रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक मसल फाइबर लिया है। ठीक है, अब ये जो है जिसे हम बोलेंगे एक न्यूरॉन, इसके ये जो साइनेप्टिक नोब है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये साइनेप्टिक नोब होता है। अब इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे जो इम्पल्स है वो इधर जा रहा है, तो पिछले वाला है, पहले वाला है, तो उसके लिए यहाँ पे प्री वर्ड आया है। इसके अंदर जो है साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जनरली क्या होता है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, और ये जो मसल फाइबर और जो न्यूरॉन है इसके बीच में जो डिस्टेंस है, जो खाली प्लेस है, उसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ये गैप होता है। अब ये जो मसल फाइबर है इसके सार्कोलेमा के बारे में मैंने पहले भी बात की, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है ये एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर। ठीक है, अब क्यों प्रेजेंट होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। ओके, और ये जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर इसे हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है साइनेप के बाद आ रहा है, ये जो गैप है साइनेप्टिक क्लेफ्ट उसके बाद आ रहा है, इम्पल्स इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये बाद में है, उसलिए पोस्ट वर्ड इधर आया है। ओके, अब जो हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसको क्यों पढ़ा वो अभी समझेंगे। अब जब भी कोई इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल में आता है तो वो वहाँ के जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। अब ये कैल्शियम चैनल्स जब खुलेंगे तब यहाँ से कैल्शियम एंट्री करते हैं और यहाँ पे जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है इसको जो है ब्रस्ट कर देता है, ये फूट जाता है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने पहले ही बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब न्यूरोट्रांसमीटर जब ये फटेगा तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है रिलीज हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया यहाँ पे जो मसल है, ठीक है, मसल फाइबर है, इसके ऊपर एसिटाइलकोलिन के जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये एसिटाइलकोलिन यहाँ से ट्रैवल करके इधर आएगा तब ये जो है इसको सेंस कर पाएगा। अब जब सेंस कर पाएगा तब इधर जो है डीपोलराइजेशन होगा। पहले इधर पॉजिटिव नेगेटिव था, तो तब ये कुछ अलग अलग हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब जब पोटेंशियल जनरेट करेगा तब जो मैंने बताया ना
कि एक मसल फाइबर के अंदर जो है एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि कैल्शियम स्टोर करता है। ये जो है कैल्शियम को जो है रिलीज़ कर देगा, ठीक है। अब जब कैल्शियम को ये रिलीज़ करेगा तब ये जो है हमारे ये जो टीपीसी है ना, ये जो ट्रोपोमाइसिन है ना, इसका जो एक पार्ट बताया था मैंने टीपीसी, ये जो है इस कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा और जब भी ये कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, ये जो है जो टीपीआई है जो कि एक्टिन के एक्टिव साइट को ढका हुआ था यानी कि क्लोज किया हुआ था, वो वहाँ से हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा और जो एक्टिव साइट है एक्टिन का वो खुल जाएगा। अब ये खुलेगा तो क्या होगा, चलिए हम जान लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे जिसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जो थिन फिलामेंट है वो थिक के ऊपर स्लाइड करता है, ठीक है, और जो मायोसिन का हेड है वो स्लाइटली रोटेट करेगा। कैसा, चलिए इधर देखते हैं। तो जब जो है एक्टिन का जो एक्टिव साइड है वो खुल गया और हमें पता है कि ये अगर थिन फिलामेंट है और ये अगर थिक फिलामेंट है तो ये जो है पास पास है और ये इसका हेड है जो मैंने बताया कुछ देर पहले, ग्लोब्यूलर हेड जो मायोसिन का होता है, ये ग्लोब्यूलर हेड है जो कि एटीपीएस एक्टिविटी भी शो करता है, मैंने अभी बताया। अब जब एक्टिव साइड एक्टिन का खुल जाएगा, ठीक है, तब ये जो है ये हेड जो है ये एटीपीएस एक्टिविटी यानी कि जो एटीपी है उसको ब्रेक करेगा, उसका हाइड्रोलाइसिस करेगा, जिससे जो है एडीपी और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, ठीक है। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद ये जो मायोसिन का हेड है वो जो है थिन मायोफिलामेंट के एक्टिव साइट के साथ जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि थिन मायोफिलामेंट जो है थिक के ऊपर स्लाइड करता है, तो जब स्लाइड करेगा तब ये हेड जो है इधर से इधर आ जाएगा। देखो ये स्लाइड कर रहा है, इधर से इधर आ गया, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं हेड रोटेशन। ये इधर से इधर आ गया, ठीक है। जब ये रोटेशन हो गया उसके बाद भी, रोटेशन हो जाने के बाद भी ये जो है स्टिल इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक्टिन के एक्टिव साइट के साथ जो है ये जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन जब एक न्यू एटीपी फिर से इसके पास बाइंड करने आएगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि इसका जो है इसके हेड में जो है एक एटीपी बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होता है। एक्टिन बाइंडिंग साइट तो प्रेजेंट होता है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है थिन मायोफिलामेंट के साथ, लेकिन एक एटीपी बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होता है। तो जब एक नया एटीपी आएगा तब ये इसके साथ बाइंड करेगा और इस जो चीज़ को है, ये जो थिन मायोफिलामेंट है उसके एक्टिव साइट को ये छोड़ देगा और ये फिर से पहले की पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब जितना भी स्टोरी इधर हुआ ना वो सब जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन का हुआ, लेकिन जब रिलैक्सेशन होगा तब जो है मोटर न्यूरॉन से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होना था तब इन्फॉर्मेशन आया, लेकिन रिलैक्सेशन के लिए जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। उसके लिए कोई, इसका मतलब अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें कोई भी एसिटाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मसल एक्साइट भी नहीं करेगा, वो रिलैक्स करेगा और कैल्शियम जो है वो पम्प बैक हो जाएगा यहाँ से फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, ठीक है। और टीपीसी जो ट्रोपोनिन का पार्ट था वो भी किसी कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। और जो एक्टिन का एक्टिव साइड है उसे ढक देगा विद द हेल्प ऑफ टीपीआई, ठीक है। अब और एक कॉन्सेप्ट इधर है, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, एक रेड मसल फाइबर और एक वाइट मसल फाइबर, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो रेड मसल फाइबर है उधर एक पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम मायोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो वाइट मसल फाइबर है उसके अंदर मायोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर कम प्रेजेंट होता है। इधर जो है माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है और इधर माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का साइड होता है, तो इधर माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज़्यादा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन का साइड यही होगा, और इधर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इधर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो उसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा, और इधर माइटोकॉन्ड्रिया कम है उसकी वजह से जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। इधर जो है कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा और ये फैटिग कम होगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा प्रेजेंट है। इधर जो है कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगा, लेकिन जो मसल है वो इजीली फटीग हो जाएगा यानी कि थक जाएगा। इस रेड मसल फाइबर का एग्जांपल बोलते हैं तो हमारे ह्यूमन के बैक में जो मसल प्रेजेंट होता है वो इसका एग्जांपल है, और वाइट मसल फाइबर का एग्जांपल बात करते हैं तो हमारे ह्यूमन आई के जो मसल्स है, ठीक है, वो जनरली जो है थकते नहीं हैं। अब हम चलेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन वाला पार्ट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये जो है सबको बहुत गंदा लगता है, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन का जो स्केलेटन सिस्टम है वो जनरली दो चीज़ों से बना होता है, एक बोन और एक कार्टिलेज, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो बोन है वो हार्ड होता है क्योंकि इनमें कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स होता है बोन्स का वो कैल्शियम सॉल्ट से बने होते हैं। कार्टिलेज जो है वो बोन की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कॉन्ड्रोटिन सल्फेट या कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है इसमें टोटल जो है 206 बोन्स होते हैं, यानी कि 206 बोन्स होते हैं, जिसे हमने डिवाइड किया है एक एक्सियल सिस्टम और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन यानी कि जो आप स्ट्रेट जो देख पा रहे हो, यानी कि आपके
स्कल से लेके टो तक जो है, जो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचो ना, जो बोन्स उसमें पड़ेगा वो सब जो है एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, जिसमें 80 बोन्स रहते हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि जो आपके बॉडी से बाहर निकल पाते हैं, जैसे कि आपका जो हाथ और पैर हुआ, उसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में काउंट करते हैं, यानी कि 126 टोटल बोन्स होते हैं। अब 80 और 126 206। ओके, अब एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या होता है, एक आपका हेड पार्ट होता है जिसमें 29 बोन्स होते हैं, और हेड के जो हैं और 3 सब पार्ट्स होते हैं, एक स्कल जिसमें 22 बोन्स होते हैं, और एक हायर जो कि जिसमें एक बोन होता है, और ईयर ऑसिकल, एक ईयर ऑसिकल में 3 बोन्स होते हैं, और हमें दो ईयर प्रेजेंट है, तो हमें टोटल क्या हुआ, 3 × 2 6 बोन्स होते हैं टोटल, ठीक है। और स्कल जो है इसका 2 पार्ट होता है, एक क्रेनियम वाला पार्ट और एक फेशियल वाला पार्ट। कि क्रेनियल में जो है टोटल 8 नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट है, और फेशियल में 14 बोन्स, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं तो गडल बोन 6 होते हैं, ठीक है, ऊपर एक नीचे एक। ऊपर जो गडल बोन प्रेजेंट होता है उसे हम पेक्टोरल गडल बोलते हैं, नीचे जो प्रेजेंट होता है पेल्विक रीजन में, जिसे हम पेल्विक गडल बोलते हैं। पेक्टोरल गडल 4 होते हैं और पेल्विक गडल 2 होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं, ये मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। और जो लिम्ब बोन है ये टोटल 120 होते हैं। जो फोर लिम्ब होता है वो एक हाथ में 30 बोन्स होते हैं और दूसरे हाथ में 30, ठीक है, टोटल 60। और जो हिंड बोन्स होते हैं यानी कि पैर में, एक पैर में 30 बोन्स, दूसरे पैर में 30 बोन्स, टोटल 60 बोन्स, तो यहाँ पे टोटल 120 बोन्स, ठीक है। अब हम एक एक करके आते हैं। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन। हेड में मैंने पहले भी बताया 29 बोन्स होते हैं, तो हेड की सबसे पहले क्रेनियम वाले पार्ट में आता है, यानी कि 8 बोन्स, ठीक है। अब हेड के जो क्रेनियम वाले रीजन में 8 बोन्स कौन कौन से आते हैं, एक आपका आता है फ्रंटल बोन, जो कि आप देख सकते हो, ये फ्रंट वाला पार्ट जिसे हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। और ऊपर जहाँ पे पेरेंट्स हमें आशीर्वाद देते हैं उसे हम पैराइटल बोन बोलते हैं। एक होता है सबसे इधर नीचे, पैराइटल बोन के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे ज़्यादातर जो है सिर दर्द होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन, ठीक है। और टेम्पोरल और फ्रंटल के बीच में जो है, और पैराइटल से भी ये जो है कनेक्टेड होता है, इसे हम बोलते हैं स्फेनोइड बोन। ये एक इकलौता बोन है जो कि सारे क्रेनियम को फेशियल बोन के साथ कनेक्ट करता है, और सारे ऑलमोस्ट सारे बोन्स के साथ जो है ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये जो पीछे बोन होता है इसे हम ऑसिपिटल बोन बोलते हैं। और आगे की बात करते हैं, जो जिसे भी हमने क्रेनियल में जो है हम गिनते हैं, जिसे हम बोलते हैं इथेमॉइड बोन, ठीक है। ये आंखों के बिल्कुल अंदर प्रेजेंट होता है, इसे हम इथेमॉइड बोन बोलते हैं। आपके भी अगर कोई कंकाल टाइप का दोस्त है ना, तो उसके आंखें आप देख सकते हो, जो बहुत ही पतले दोस्त होते हैं उनके आंखें जो है अंदर घुसे हुए होते हैं, ठीक है, होल्स में, तो वो इथेमॉइड बोन में अंदर जो है, मतलब उस रीजन को हम इथेमॉइड बोन बोलते हैं। और बाकी जो बोन्स इधर आप देख पा रहे हो ना, उसे हम फेशियल बोन्स बोलते हैं, जिसमें जो कि टोटल 14 बोन्स होते हैं। इसमें कुछ कुछ गिवन है, जैसे कि लैक्राइमल बोन, नेसल बोन, ठीक है, ज़ाइगोमैटिक बोन, जो इधर आपके दोनों गालों के ऊपर ऊपर जो प्रेजेंट है उसे हम ज़ाइगोमैटिक बोन बोलते हैं। मैक्सिला, जो कि दांतों के ऊपर वाला जो बोन प्रेजेंट होता है उसे हम मैक्सिला बोलते हैं। मैंडिबल, ये फेस का जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, जिसे हम मैंडिबल बोलते हैं। और एक जो है फेशियल बोन के बाद एक हाइड बोन प्रेजेंट होता है, जिससे जो कि यू शेप होता है, और ये किसी भी बोन के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है हाइड बोन जो है स्कल में गिना जाता है। तो स्कल में हमने पहले पढ़ा कि 22 बोन्स हैं, लेकिन इधर एनसीईआरटी जो है एक कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, जिसके हिसाब से 23 बोन्स होगा स्कल में। तो अगर ऑप्शन में 22 बोन्स और 23 भी आता है तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जनरली आप 23 भी दे सकते हो, ठीक है, लेकिन 22 बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी ने इधर बहुत एक कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। ईयर ऑसिकल मैंने बताया कि टोटल 6 होते हैं, लेकिन एक ईयर हमें 2 ईयर प्रेजेंट होता है, तो एक ईयर में 3 ईयर ऑसिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या क्या होता है, एक मैलिस जो कि हैमर शेप का होता है, एक इनकस और एक स्टेपिस। ये स्टेपिस जो है हमारे बॉडी का, टोटल बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है, ठीक है। अब आते हैं रिब्स और स्टर्नम में। स्टर्नम के हिसाब से आए तो स्टर्नम एक फ्लैट बोन होता है, जो कि हमारे बॉडी के वेंट्रिकल सरफेस पर जो है लोकेट होता है, ठीक है। और ये कॉलर बोन, जिसे हम क्लेविकल बोलते हैं, उसके साथ और रिब्स के साथ जो है अटैच्ड होते हैं। रिब्स जो है टोटल 12 पेयर के होते हैं, यानी कि एक पेयर, एक साइड में 12 और दूसरी साइड में 12, टोटल 24, ठीक है। और ये जो है, ये रिब्स जो है सामने से स्टर्नम्स के साथ, यानी कि वेंट्रली जो है स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं, और डॉर्सली जो है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ, यानी कि जो सिंगल वर्टिब्रीज है उसके साथ जो है अटैच होता है। अब ये जो है ये सिंगल एक रिब का जो पार्ट एक वर्टिब्री के साथ अटैच होगा, तो इस पार्ट के दो हेड्स होते हैं, ठीक है। अटैच करने के लिए दो हेड्स होते हैं, तो इसके कारण दो हेड्स होने के कारण इसे हम बाइसेफेलिक बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हम इसके लिए बाइसेफेलिक बोलते हैं। और रिब्स जो स्टर्नम के साथ अटैच होता है, ये इनडायरेक्टली अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है।
अब रिब्स के बारे में आए तो हमारे बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ रिब्स होते हैं, एक ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और एक फ्लोटिंग रिब्स। जो ट्रू रिब्स होते हैं वो 7 पेयर तक, यानी कि 1 से लेके 7 पेयर तक जो रिब्स है वो ट्रू रिब्स है। ट्रू रिब्स से हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है वेंट्रली स्टर्नम के साथ अटैच है और डॉर्सली जो है वर्टिब्रल कॉलम के साथ प्रेजेंट है, जो है अटैच है। इसका और एक नाम है वर्टिब्रल रिब्स, इसे भी हम कहते हैं। फॉल्स रिब्स की बात करते हैं तो 8, 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स जो है उसे हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। क्यों फॉल्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है डॉर्सली तो ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, लेकिन जो वेंट्रली ये स्टर्नम के साथ अटैच है इनडायरेक्टली। ठीक है, जो 7 रिब्स था ना, 7 पेयर ऑफ रिब्स जो था, जो वो जो है ट्रू रिब्स था, तो इसके साथ ही इनडायरेक्टली ये जो है स्टर्नम के साथ अटैच है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट हाइलिन कार्टिलेज। तो इसकी वजह से हम इसे वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। कॉन्ड्रल क्यों आया, कॉन्ड्रल वर्ड जो है उस कार्टिलेज की वजह से आया। फ्लोटिंग रिब्स की बात करते हैं तो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स जो है उसे हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये जो है सिर्फ और सिर्फ डॉर्सली अटैच होते हैं। ठीक है, किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और सामने जो है ये किसी के साथ भी अटैच नहीं होता है, ये फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स। ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये 7 पेयर ऑफ रिब्स जो है फर्स्ट के, इसे हम ट्रू रिब्स बोलेंगे क्योंकि ये डॉर्सली जो है वर्टिब्रल कॉलम और फ्रंट से जो है हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से स्टर्नम के साथ अटैच है। और ये 7 के बाद 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स जो है वो इनडायरेक्टली अटैच है 7 के साथ। ठीक है, और जो लास्ट के 2 है ना, ये 11th और 12th पेयर ऑफ जो रिब्स है ये फ्लोटिंग है, यानी कि ये जो है इतना तक ही है, जो सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही अटैच है और सामने किसी के साथ अटैच नहीं है, फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम जो बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे फ्लोटिंग रिब्स। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये टोटल जो है 26 हड्डियों से बना होता है। ठीक है, और इसके जो रीजन्स है ना अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं। एक सर्वाइकल जो कि इसका लोकेशन क्या होता है, जो कि नेक एरिया में प्रेजेंट होता है, टोटल 7 बोन्स होते हैं। थोरासिक जो कि थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे हार्ट और लंग्स ये सब प्रेजेंट है उसे थोरैसिक रीजन बोलते हैं। ये थोरैक्स में प्रेजेंट होता है और टोटल नंबर ऑफ 12 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। लंबर रीजन यानी कि एब्डोमेन रीजन या स्टमक वाला जो रीजन है वहाँ टोटल 5 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। सैक्रल रीजन जो कि पेल्विक रीजन है, जहाँ पे एक बोन होता है, ये फ्यूज्ड होता है। ओके, और ये जो कॉक्टिजल होता है ये भी पेल्विक रीजन में होता है और ये भी फ्यूज्ड होता है। ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं, सैक्रल और कॉक्टिजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब जो फर्स्ट वर्टिब्री होता है ना, जो कि हमारे ऑसिपिटल कॉन्डाइन के साथ जो है बोन जो होता है, जैसे कि हमने अभी बात किया ना, जो स्कल का जो पीछे वाला बोन होता है, लास्ट वाला, उसे हम ऑसिपिटल बोन बोलते हैं। तो उसके पीछे जो है 2 ऐसे जो है हेड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ जो फर्स्ट वर्टिब्री का जो जॉइंट होता है उसे हम जो है एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट बोलते हैं। हमने ये बता दिया कि फर्स्ट जो वर्टिब्री है उसे एटलास बोलते हैं, इसकी वजह से ये एटलांटो वर्ड आया है। और ऑसिपिटल वर्ड क्यों आया है, क्योंकि वो ऑसिपिटल बोन के साथ जॉइन कर रहा है। ठीक है, और जो सेकंड वर्टिब्री होता है उसे हम एक्सिस बोलते हैं। और सेकंड बोन और सेकंड वर्टिब्री और फर्स्ट वर्टिब्री के बीच में या बाकी सारी वर्टिब्री के बीच में जो जॉइन होता है उसे हम पिवट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और इन वर्टिब्रीज के अंदर जो कैनल लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम न्यूरल कैनल बोलते हैं, जहाँ से जो है स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये ऑसिपिटल बोन, ये जो है उसके साथ जो एटलस है ये अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, और पिवट जॉइंट जो कि एक्सिस और एटलस के बीच में होता है या बाकी सारे वर्टिब्री के बीच में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन की, जहाँ पे टोटल 126 बोन्स होते हैं। सबसे पहले गर्डन बोन की बात करते हैं। गर्डन बोन टोटल कितना होता है, गर्डन बोन टोटल होता है 6 बोन्स। यहाँ पे पेक्टोरल गर्डन में 4 बोन्स होते हैं। क्या क्या होता है, स्कैपुला और क्लेवाइकल। स्कैपुला 2 साइड में 2-2 और क्लेवाइकल 2 साइड में 2-2। अब ये क्लेवाइकल क्या होता है, जो कॉलर बोन होता है ना उसे हम क्लेवाइकल बोलते हैं। और स्कैपुला जो हमारे पीठ के पीछे जो एक ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इधर आप देख सकते हो, उसे हम बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, इसे हम जो है शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। ये जो है 2 to 7 थोरैसिक रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है स्कैपुला। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इधर एक जो है ना फ्लैट प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसे हम स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, और इसके एंडिंग में जो है उस रीजन को हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जिसके साथ क्लेवाइकल जो है अटैच होता है। ओके, और इधर जो जॉइंट बनता है ना हमारे हाथों में, हमारे हाथ के साथ हमारे पीठ का जो जॉइंट होता है, इसे हम ह्यूमरस बोन बोलते हैं। और इसके बीच में जो कैविटी होता है इसे हम ग्लेनॉइड कैविटी बोलते हैं। ये जो जॉइंट है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब पेल्विक गर्डल की बात करते हैं। तो पेल्विक गर्डल में जो है जो नीचे का पार्ट है, इधर टोटल जो है 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 कॉक्सियल बोन्स प्रेजेंट होते हैं। और उस कॉक्सियल बोन्स के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, 3 बोन से वो बने होते हैं। एक होता है इलियम, इशियम और प्यूबिस। ठीक है, और दोनों वेंट्रल साइड से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जो है हमारी कॉक्सियल बोन का जो है स्ट्रक्चर है। ये ऊपर इलियम, नीचे इधर जो ये पार्ट है इसे हम प्यूबिस बोलते हैं, और नीचे जो है इशियम प्रेजेंट है। और ये जो है किसकी मदद से मीट कर रहे हैं, उसे हम प्यूबिस सिम्फाइसिस बोलते हैं। ये जो है प्रेगनेंसी के टाइम इसी की वजह से जो है
एब्डोमेन एरिया जो है वो जो है मतलब फैल पाता है, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज से बना होता है। ओके, और यहाँ पे जहाँ पे इलियम, इशियम और प्यूबिस जो है मिलते हैं, वहाँ पे एक ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एस्टिब्यूलम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं लिम्ब बोन्स में। लिम्ब बोन्स के सारे बोन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो 4 लिम्ब में टोटल 60 बोन्स होते हैं, क्योंकि एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, तो टोटल 60, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक ह्यूमरस प्रेजेंट होता है, एक रेडियस और अल्ना प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपके हाथ के इधर नीचे वाला रीजन, और एक कार्पल जो कि हाथ का कोनी है, वहाँ उसे हम कार्पल बोलेंगे, ठीक है। और एक मेटाकार्पल, ठीक है। कार्पल होते हैं टोटल 8 बोन्स, मेटाकार्पल्स होते हैं 5, यानी कि ये जो हाथ के पाम में जो बोन्स हैं ये टोटल 5 होते हैं, और फैलेंजेस होते हैं 14, यानी कि फिंगर के जो यूनिट्स होते हैं, ये बोन्स होते हैं, ये टोटल 14 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे हिंड लिम्स की। हिंड लिम्ब में एक फीमर होता है, फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, ये एक होता है, दोनों पैर में 2 होता है। एक पैर में एक टिबिया होता है जो कि सबसे बड़ा होता है, और एक होता है फिबुला, ठीक है। जैसे कि हाथ में था रेडियस और अल्ना, वैसे पैर में होता है टिबिया और फिबुला। टिबिया जो है वो ज़्यादा थिकर होता है, ठीक है। देन होता है टार्सल। यहाँ पे क्या था, कार्पल 8 थे, लेकिन पैर में जो है वहाँ पे टार्सल 7 होते हैं। मेटाटार्सल इधर भी 5 होते हैं, और फैलेंजेस टोटल 14। तो इधर 60 उधर 60, टोटल होता है 120। ओके, तो इधर इसका हिसाब हो गया। अब हम पढ़ेंगे, अब यहाँ जो लास्ट बोन होता है ना, जो 30 बोन होता है हिंड लिम्ब का, क्योंकि इधर टार्सल जो है 7 प्रेजेंट था 8 के बजाय, ठीक है। तो वहाँ उस चीज़ को कौन रिप्लेस करता है, पैटिला, या जो हम नी कैप बोलते हैं, जो कि हमारे इधर पैर के इधर प्रेजेंट होता है, एक जो है बोल लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं पटेला या नी कैप। तो अब आते हैं टाइप ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं दोनों बोन्स के बीच के कनेक्शन को हम जॉइंट्स बोलते हैं। अब ये जो है हमारे ह्यूमंस में 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फाइब्रस जॉइंट, जो कि मूवमेंट शो करते ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, उसकी वजह से ये मूवमेंट करते ही नहीं है। कौन सा, जैसे कि हमारे जो स्कल के जो मतलब बोन्स होते हैं, उसके अंदर ये फाइब्रस जॉइंट्स जो है प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा स्कल जो है मूवमेंट नहीं कर पाता है। सिर्फ जो मैंडिबल होता है ना हमारे फेस में, वही सिर्फ मूव कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट की। इसमें जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, या जो हमारा स्टर्नम या डिप्स के बीच में जो जॉइंट है हाइलिन कार्टिलेज का, उसमें जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो जिसकी वजह से ये जो थोड़ा बहुत मूवमेंट ये शो कर सकता है, स्लाइड, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो हमारे बॉडी में जहाँ पे हम मूवमेंट कर पाते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं साइनोवियन जॉइंट, जो कि जो है मूवमेंट को जो है पॉसिबल बनाता है। इससे ये मूवमेंट को कैसे पॉसिबल बनाता है? क्योंकि इसके अंदर जो है साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम कुछ साइनोवियल जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला साइनोवियल जॉइंट जो कि इसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारे ह्यूमरस और पेक्टोरल गंडल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हिंज जॉइंट, जो कि हमारे नी जॉइंट में प्रेजेंट होता है। देन पिवट जॉइंट, जो जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की, ये हमारे एटलास यानी कि फर्स्ट वर्टिब्री और सेकंड वर्टिब्री के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि हमारे कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये जो हाथ में ये जो कोनी है, इसे हम बोलते हैं कार्पल, तो वहाँ पर ये जॉइंट प्रेजेंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। और जो सैडल जॉइंट है, ये हमारे कार्पल, मेटाकार्पल और थंब के बीच में। ये जो है सैडल जॉइंट की वजह से हम हमारे थंब को ऐसे मूव कर पाते हैं। आप देख सकते हो हमारे हाथ में जितने भी फिंगर्स है, उसे हम ऐसे थंब की तरह मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन थंब को ऐसे हम मूव कर पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सैडल जॉइंट प्रेजेंट है। अब हम आ गए हैं चैप्टर के अंतिम पार्ट में, ठीक है, जहाँ पे हम डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला डिसऑर्डर जो है वो है माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर में जो मैंने बताया था ना कि एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि मसल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको ये डैमेज कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है मसल ठीक ठाक एक्साइट नहीं हो पाते हैं, और एक पैरालिसिस टाइप का जो है कंडीशन जो है बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, ठीक है। ये जनरली डिस्ट्रॉफिक जो है एक प्रोटीन होता है, जो कि हमारे लोकोमोशन को जो है पॉसिबल बनाता है। ये जो है एक जीन जो है इस प्रोटीन को कंट्रोल करता है, जिसे हम डिस्ट्रोपिन जीन बोलते हैं। इस जीन के कुछ म्यूटेशन की वजह से जो है ये होता है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट जो है ठीक ठाक नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि थिन फिलामेंट्स और सार्कोलेमा के जो कनेक्शन है उसको वो ठीक ठाक नहीं रख पाता है, ठीक है। क्योंकि इस प्रोटीन का जो है डेफिशिएंसी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो डिस्ट्रोपिन जीन में है उसमें ही म्यूटेशन आ गया है। अब क्या कर सकते हैं? अब नेक्स्ट बात करते हैं टिटेनिक की। तो ये जो है रैपिड स्पैज्म इसमें हमें दिखता है, यानी कि वाइल्ड एंड फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या है? जब ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम आयन का जो है डेफिशिएंसी हो जाता है, तब हमें जो है ये रैपिड स्पैज्म दिखता है, यानी कि वाइल्ड कंट्रैक्शन दिखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। ये जनरली जो है विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है।
ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। और एक चीज़, ये जो है जनरली फीमेल्स में हमें बहुत ज़्यादा कॉमन देखते हैं, क्योंकि जब 50s के बाद यानी कि जब मेनोपॉज़ हो जाता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद होना चालू हो जाता है और बॉडी में एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो घट जाता है, तो तब जो है उनकी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके, अब बात करते हैं आर्थराइटिस की। आर्थ मतलब होता है जॉइंट और राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो आर्थराइटिस का मतलब क्या होगा? जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाना। अब हम इधर बात करेंगे गॉट के बारे में। गॉट एक आर्थराइटिस का ही टाइप है, जहाँ पे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन तो होता है, लेकिन क्यों होता है? यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन भी फेस करना पड़ता है। तो ये था हमारा फुल चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसका मैंने एक रिवीजन लेक्चर आप लोगों को दे दिया। और ये जो है फुल टॉपिक जो है 33 मिनट्स के अंदर या 30 मिनट्स के अंदर जो है हाफ एन आवर में मैंने कंप्लीट कर दिया। होप आप लोगों को समझ में आया हो अच्छे से, ठीक से, सब सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, एक अच्छे से रिवीजन हो गया हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।